हम में से हर बंदा लॉ को ओवर रूल करना चाहता है, चाहे वो एक इशारे पे रुकने वाली बात ही हो। सबसे बड़ा स्लोगन हमारे यहाँ पे ये है कि सरकारी नौकरी तो मौजा ही मौजा। ऐसा ही है। हालांकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जितने भी डेवलपर है ना, उनका सबसे आसान शिकार होता है ओवरसीज पाकिस्तानी। सबसे बड़ा स्कैंडल जिसमें मेरा अपना प्लॉट भी था वो था जी आपका ईडन गार्डन वाले जो है मेरे साथ। जाती आपकी अपनी कहानी है। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, हमारे जो नाजरीन है सामीन सोचेंगे कि सर आप खुद इंजीनियर हैं। तब मैं इंजीनियर नहीं था। हमारे शहर की, लाहौर शहर की स्वाई DHA के एक दो बड़ी सोसाइटीज, उनके आधे से ज्यादा प्लॉट अप्रूव्ड ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा गलत फहमी है ना, वो है रजिस्ट्री। अच्छा। मेरे नाम की रजिस्ट्री मुझे भी बड़ी इस चीज की गलत फहमी है, मैं भी चाहूंगा कि दूर हो। सियासी क्राइसिस आता है ना तो इन्वेस्टर दौड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पिछले 5 साल से रियल एस्टेट मार्केट बैठी हुई है। किस्तों वाला सिलसिला अक्सर फ्रॉड है। ओके। अच्छा, अगर आप किस्तों वाले मामले में फंसना ही चाहते हैं तो फिर नंबर वाला प्लॉट लें कि ये प्लॉट मेरा तुम्हारे नक्शे पे कहाँ वाक़ है, लेकिन उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। एक ही नंबर उसने 10 बंदों को बेचा हो, क्या कर लेंगे? मैं भी शामिल हूँ, आप भी, हम सब इस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है जी। सिस्टम का पार्ट कैसे है कि हम भी कोशिश करते हैं। मतलब मुझे अगर एक पुलिस वाला इशारे पे रोकता है और कहता जी आपने खिलाफ वर्जी की है, तो मैं सबसे पहले एक फ़ोन घुमाता हूँ अपने किसी रिश्तेदार को, और मेरा फलाना ट्रैफिक पुलिस दे विच हैगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरी गल कराना, या फिर कोई अपना वो सबसे पहले कहे फ़ोन ते गल कर लो जनाब। ठीक है। अब क्या बात है कि हम कहते हैं रूल जो है ना वो मेरे पे नहीं लागू, तुम पे लागू है। लॉ इज नॉट फॉर मी। लॉ या कोई शरीयत की भी बात कर लें, जिस लेवल पे भी जो चीज हमें पाबंद कर रही है हम उसको दूसरों पे लेके चल रहे हैं, अपने पे नहीं चला रहे होते। कहते हैं जी लॉ इज नॉट फॉर मी, लॉ इज फॉर यू। ठीक है। अपने आप को सांप नहीं नजर आएंगे, दूसरे की चूंटियां नजर आ जाएंगी। ठीक है। हम में से हर बंदा लॉ को ओवर रूल करना चाहता है, चाहे वो एक इशारे पे रुकने वाली बात ही हो, हालांकि कितनी मामूली सी बात है। और उस पे हमारा सारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, उसका ट्रैफिक का सिस्टम, कहते हैं अगर किसी कौम की हालत देखनी हो ना तो उसका ट्रैफिक सिस्टम देख लो। ठीक होगी बात कि वो कैसे बिहेव करती है। हम तो एक लेन में गाड़ी जा रही हो तो दूसरी लेन खुद बंद कर देते हैं। मैं दोबारा आपको अक्सर पॉडकास्ट में मैं ये कहता हूँ कि हम मिन हैसुल कौम करप्ट हो चुके हुए हैं। हम गंदे, हमारा सारा निज़ाम भी इसी गंद में, यानी आप कीचड़ में से दूध नहीं पैदा हो सकता। क्या पैदा होगा? कीचड़ में से कीचड़ ही पैदा होगा। ठीक है जी। क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहते जी आप खुद ईमानदार हो जाएं, एक बेईमान काम हो जाएगा माशरे। ठीक। जब एक फर्द करप्ट है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं लॉ से ऊपर हो जाऊं, तो वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो जाती है। जंगल में यही चलता है। जंगल में क्या चलता है? अगर आपने बचना है तो खुद को डरावना जाहिर करना है, अपनी दहशत तारीख। अच्छा, मैं ये सिर्फ शेर की नहीं बात कर रहा, कोई भी जानवर है, मतलब मैं तोते की बात, तोते की साइकी पता क्या है? तोते की, तोता अंदर से मरने वाला भी होगा ना तो नहीं बताएगा कि मैं मरने वाला हूँ, ताकि कोई उस पर हमला करके को खा ना जाए। ये चूंकि हम नेपाल हैं तो हमें ये साइकी पता चल। सही हो गया। यानी आप तोते की बीमारी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मरने वाला, वो मरने अंदर से फारग हो गया होगा। लेकिन अल्लाह ने उसकी फितरत बनाई है कि जंगल में कमजोरी नहीं दिखानी। अच्छा, हमारे इसलिए हमें क्या टीचिंग मिल गई? अगर तुम पुलिस वाले के सामने कमजोरी शो करोगे, चाहे वो ट्रैफिक वाला ही है, तो ला तुम पे अप्लाई हो जाएगा। तुमने आगे से बहस करनी है, रेफरेंस देने हैं, झगड़ा करना है, टाइम वेस्ट करना है, अपना भी और उसका भी। अच्छा, हमारे यहाँ जो रेसिपी ऑफ सक्सेस है ना, वो यानी करप्शन पे बेस्ड है। ठीक है। जैसे आप बनाने बिरयानी जाएं, बन कोरमा जाए, रेसिपी आप वो फॉलो ही ना करें बिरयानी वाली, और रेसिपी कोरमे वाली फॉलो कर, तो कोरमा बनेगा ना डेफिनेटली। मैं इदारों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। अच्छा, देखें, इदारे में भी हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारे माशरे का हिस्सा है। हमारे माशरे में सरकारी नौकरी में कहते हैं कि
जो एम्प्लॉई है ना करने के पैसे सरकार से लेता है, काम करने के पैसे आवाम से लेता है। सबसे बड़ा स्लोगन हमारे यहाँ पे ये है कि सरकारी नौकरी तो मौजा ही मौजा, ऐसा ही है, हालांकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ठीक है, बिल्कुल बारीक भी नहीं का और बड़ा संजीदा काम है। अच्छा, वो जो हम एम्प्लॉई है ना महकमे का, वो सर्विस करने नहीं जाता महकमे में, अपनी नौकरी बचाने जाता है। वो सिर्फ जो अपना टाइम वहाँ पे सुबह से शाम तक नहीं, उसने करना क्या होता है कि इसी सिस्टम से मेरे लिए जूस कहाँ से निकलेगा। अच्छा, उसके लिए जो सबसे बड़ा मुर्गा होता है ना, वो बेचारा एक अनपढ़ आदमी जो होता है, क्लाइंट है सामने आया हुआ, वो उसके लिए क्लाइंट है। हाँ, वो आम आवाम उसके लिए क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट। अच्छा, फिर वो उसका हुलिया देखेगा, हालांकि वो पब्लिक सर्वेंट का टैग है उस बंदे पे, यानी अवामी नौकर है, लेकिन जो उसके सामने आ रहा है उसके लिए वो बादशाह बन जाता है। अच्छा, मैं आपको अपने सिस्टम की एक और चीज बताता हूँ, कुदरतुल्लाह शाहब का वाकया बताता हूँ। कुदरतुल्लाह शाहब एक ब्यूरोक्रेट थे, कहते जी एक बार एक माई मेरे पास आई, शायद आपने भी पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है शाहबनामा में। हाँ, नहीं ये वाकया पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं आपको बता दूं। कहती जी मैं नया नया उस इलाके में गया ऑफिसर के तौर पर, तो एक माई मेरे पास आई, कहती है जी मेरी जमीन पे ना किसी ने कब्जा किया हुआ, बिल्कुल, तो वो छुड़वा दें। तो उसको मेरे स्टाफ ने दुत्कार नहीं कि, मैंने कहा माँ एक तरह किथे आ, चल मेरे नाल चल। अच्छा, वो बड़े दिन आती रही है, फौरन इन्होंने भी रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा, इन तक पहुंची देर से ना, हाँ, मतलब हाँ, अच्छा, निचले हमले नहीं ना पहुंचनी थी, बिल्कुल। वो पहुंच गई, उन्होंने कहा चल मैं, उन्होंने जाते ही कब्जा उसका वाह गुजार करा लिया। तो कहते हैं, कुदरतुल्लाह शाह खुद कहते हैं कि जी माई ने जब उसका काम हो गया तो अपने पल्लू से चंद सिक्के निकाल के मेरी मुट्ठी पर रिश्वत के तौर पे रख दी। कहते जी मुझे उसकी मासूमियत पे ना हंसी आ गई कि यार देखो ये बेचारी एक गरीब माई है और इसको भी पता है कि ये रिश्वत से ही सब कुछ होता है। कहते जी वो मैंने चंद सिक्के आज भी संभाल के रखे हैं कि मुझे एक जिंदगी में पहली रिश्वत मिली थी किसी मासूम। हमारे यहाँ हर गरीब आदमी का यही हाल है, माइंडसेट बना भी दिया गया है। आप सबसे पहले जो महकमे का बंदा होगा ना, वो पहले आपका हुलिया देखेगा, आपके बात करने का स्टाइल, वो गेज करेगा कि आप उसके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। जब उसको पता चल गया ना कि दिस मैन इज नॉट डेंजरस फॉर मी, वो फिर आपके कपड़े उतारेगा, पैसे आपसे बटोरेगा, आपको ऐसे ऐसे कानून सुनाएगा जो कि उसको खुद भी नहीं पता होंगे, उसकी डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, ठीक है, कानून की डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, ऐसे कानून बताएगा। हमारे मुल्क में सिस्टम कमजोर है, हर इसी का फायदा यानी वो उठाते हैं। ये जो अच्छा, डेवलपर और जो यानी कि है ये उठा रहे हैं फायदा। सिस्टम का फायदा सारे उठा रहे हैं, खाली डेवलपर नहीं उठा रहे, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है कि जी ये डेवलपर बड़ा हाथ मारते हैं, इनके साथ एक बंदा महीने बाद एक बड़ी गाड़ी पे फिर रहा होता है, कोई पजारों पे फिर रहा होता है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो डिलीवरी बॉय थे और किसी डेवलपर के साथ अटैच हुए, तो अब वो बंदे जो हैं वो प्राडोस पे फिरते हैं, फॉर्च्यूनर पे फिरते हैं। वो फॉर्च्यूनर रियल नहीं है उनके लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि जनाब हम इतनी बड़ी स्टेट एजेंसी के बंदे हैं, ठीक है, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये तो चले मामला किसी हद तक मैंने कंक्लूड कर दिया। अब आ जाए जी ओवरसीज पाकिस्तानी, जितने भी डेवलपर हैं ना, उनका सबसे आसान शिकार होता है ओवरसीज पाकिस्तानी, जहाँ मौजूद ही नहीं है, जो बाहर बैठे हैं। हाँ, एक तो उसके पास कोई जमा पूंजी होती है, पाकिस्तानी के पास तो नहीं होती, वो कमाई या रियालों में कर रहा था या डॉलरों में कर रहा होता है। दूसरा, उसने आना कभी कभी होता है, पैसा उसके पास होता है, पैसे इन्वेस्ट अपने बच्चों के लिए कर रहा होता है, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो इधर किसी एजेंट के साथ रब्ता करता है, एजेंट उसको कोई गंदे मंदे चीज़ें ले देता है, वो बैठा रहता है इसी आस पे कि जब मैं इधर से पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं अब मेरी प्रॉपर्टी होगी तो मैं बैठ के ऐश के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, आखिरी उम्र जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूंगा, सारी ज़िंदगी मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर ली है। जब वो 30-20 साल बाद वापस आता तो पता चलता है कि जो कुछ वो सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, उसके पैसे मल्टीप्लाई नहीं हुए। ओवरसीज पाकिस्तानी ने ना अपनी कहानी शेयर की फेसबुक पे कि मैं बाहर होता हूँ यूरोपीय किसी मुल्क में, और मैंने 2019 या 20 में उसने अपनी बताई कहानी कि मैंने 2019-20 में कुछ मतलब डॉलर्स जो हैं वो बचा के तो मैंने पाकिस्तान में जो है ना एक जगह
ज़मीन खरीद ली, यानी प्लाट ले लिया। अच्छा, वो जो डॉलर पाकिस्तानी कन्वर्जन में उस वक्त ना वो 50 लाख रुपया उनका बना। कहता मैंने कन्वर्ट किया तो 50 लाख अमाउंट थी, तो 50 लाख में मैंने अपना एक प्लाट ले लिया और मैंने छोड़ दिया कि जब मुझे ज़रूरत होगी या आगे फ्यूचर में कोई इस पर बढ़ेगा तो मैं फिर इसको बेचूंगा। अच्छा, कहता कुछ ऐसा सीन बना कि 3-4 साल बाद मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा, यानी 2024 या 23 की बात है। और कहता मैं आया और यहाँ आके तो मैंने उस प्लाट पे जो है ना अपने घर भी बना लिया, यानी एक मलबा भी खड़ा कर लिया। ठीक है, मैं उधर रहने भी लग गया। और मैंने कुछ 6 महीने बाद जो है ना मुझे मार्केट में जब रेट थोड़ा बढ़ा और मतलब उसकी मैंने लगवाई कीमत, तो मेरा तकरीबन आलमोस्ट जो है वो कहता चला गया घर कोई 90 कोई करोड़ के करीब करीब। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कहता जब मैंने बैठ के हिसाब किया ना अपना कि मुझे इसमें बचत क्या हुई है, मैंने कन्वर्जन की दोबारा अपनी डॉलर्स में, और जब मैंने सारा हिसाब किताब जमा जोड़ किया तो मतलब पता चला कि मैं तो नुकसान में चला गया हूँ। अच्छा, इधर बजाय मुझे ये सोच के कि मैं 50 का वो प्लाट और ऊपर कोई 25 लाख और लगा के मैंने घर बनाया और उस पर 20 लाख कमाया है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि 20 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब मैंने वो डॉलर्स में कन्वर्ट किया तो आज के रेट के मुताबिक मैं 20 लाख लॉस में शो हो रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आके उसने फिर सवालिया निशान छोड़ा ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्पेशली जब भी वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और प्लाटिंग के मामलात में जब वो कहीं हों तो वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, देखें कि वो कमा के जो ला रहे हैं दिरहम दिनार और डॉलर्स में यूरो में, और यहाँ पे आके जब वो पाकिस्तानी कन्वर्जन में आएगा और वो जो चीज़ लेंगे वो बाद में उनको क्या प्रॉफिट। अगर तो डॉलर्स में इंक्रीज होगी चीज़ तो ठीक है, देन कोई इशू नहीं। भाईजान बात वही है कि यहाँ डॉलर में कैसे आप कंपेयर, आपकी करेंसी दिन डाउन जा रही है, तो वहाँ से आगे प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जो इनका एक और स्कैम है ना ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, सोसाइटी वालों का या अपार्टमेंट बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वालों का, उन्होंने एक ओवरसीज ब्लॉक के नाम से रखा होता है और वो बड़ा लेविश और बड़ा ना उसको ऐसा और दूसरा वहां जाने वाले रास्ते भी ज्यादातर वो बंद रखे होते हैं उन्होंने, मतलब सिर्फ उधर के वो यही शो ताकि वो किसी को पता ना चले कि जनाब यहाँ कितने ओवरसीज जो है बूटे और बड़ा जबरदस्त कितने ओवरसीज डंप हुए हुए। अच्छा, मैं पिछले दिनों जब से ये सोशल मीडिया ज्यादा हुआ तो कुछ डेवलपर डेली बेस पर अपनी डालते हैं और उनका डेली का यही होता है जी, फलानी गाड़ी में बैठा हूँ, फलानी जगह जा खाना खाया, फलानी जगह जाकर मैंने जनाब पानी पिया, फलानी जगह मैं मिला हूँ, घड़ियां शो करा रहे हैं, और मोबाइल बड़े बड़े। अच्छा, एक और बात बताता, एक और लालच आ गई है। अगर आप हमारा प्लॉट बुक करवाएंगे तो हम एक कुरानदाजी करेंगे तो एक खुश नसीब को आईफोन दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, यानी ये एक और स्टंट नॉर्मल लेवल का, यानी कि जो होगा वो आईफोन पर टिक जाएगा। हाँ। बहुत बड़ा डेवलपर होगा वो किसी बड़ी अच्छी गाड़ी का नाम ले देगा। अच्छा, अब बात ये खत्म हो गई कि ओवरसीज को लूटा जाता है, उनके ब्लॉक की लैंड की जमीन भी ज्यादा रखी जाती है, उनको ये कायल किया जाता है कि यू आर द स्पेशल। जो नक्शा या जो उसका वो बनाते हैं ना 3D लेआउट, उसमें वो जो घरों के वो दिखा रहे होते हैं वो भी वो यूरोपियन और उस तर्ज के ही है। ये यानी कि है ये ब्लॉक मार्केटिंग स्टंट, यानी आप उधर से वापस पाकिस्तान आ भी जाना तो आपको वैसा ही फील होगा जैसे आप यूरोप में रह रहे हैं। देखें जी, हमारे ज्यादातर पाकिस्तान ओवरसीज जो है ना वो बेचारे मजदूर हैं वहाँ पे, मजदूरी सारी ज़िंदगी करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इधर पैसा पीछे भेजते हैं कि जनाब मैं बुढ़ापा जाके वहाँ पे गुजारूंगा। वो उनके घर वाले या वो खुद किसी ज़मीन में या किसी सोसाइटी में या किसी फ्रॉड के साथ वो इन्वेस्ट कर देते हैं और एंड पे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। सबसे बड़ा स्कैंडल जिसमें मेरा अपना प्लॉट भी था वो था जी आपका ईडन गार्डन वाले जो है। अच्छा, ये मेरे साथ आपकी अपनी कहानी है, यानी आप देख लेना। यहाँ पे एक बात ये उठती है, डॉक्टर अमजद वाली जो सोसाइटी है। अच्छा, यानी आप भी इसका शिकार हुए हैं? मैं हुआ ना, मैंने ले लिया प्लॉट 5 मरले का, बाद में पता चला फ्रॉड है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, हमारे जो नाजरीन है सामीन सोचेंगे कि सर आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। तब मैं इंजीनियर नहीं था। अच्छा, ये बात बता दो, उस वक्त शऊर नहीं था। अच्छा, ये ठीक है, ये क्लियर कर दें ताकि वो गलत फहमी ना किसी वो जहाँ मैं इंजीनियर नहीं था, प्लॉट ले लिया, बाद में पता चला फ्रॉड, नैब पड़ गई। अच्छा, और नैब उन्होंने कहा जी हम लोगों के पैसे वापस कर देते हैं, 2 साल बाद जाके वही अमाउंट वापस करते हो 6-6 महीने के चेकों के साथ। तो बहरहाल जी वो फिर मिले, हमने लिए पैसे वापस, और उसके बाद उसके मालिक के साथ जो हुआ वो आपको पता ही है, डॉक्टर अमजद था वो जिसके जनाजे पे लोग। हाँ, बात सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले फ्रॉड उधर से शुरू हुआ था। लोग ज़्यादा उन्होंने एक फेज़ कामयाब करते हैं, बाकी चारों से फ्रॉड करके पैसे कमाते। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, चलें ये ओवरसीज़ को भी कंक्लूड करते हैं। मैं एक और बात बताता हूँ,
हमारे शहर की, लाहौर शहर की स्वाय DHA के एक दो बड़ी सोसाइटीज, उनके आधे से ज्यादा प्लॉट अप्रूव्ड ही नहीं है। ज्यादातर ये नहीं के आधे से ज्यादा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुहतात अंदाजा के मुताबिक। होता क्या है, मतलब जो पहला फेज ये वो जैसे आपने बताया स्टार्टिंग जो ये करवाते हैं, नहीं। उसके अलावा या वो उनमें भी आप मतलब क्या मैं है? बताता हूँ, जब वो सोसाइटी मशहूर हो गई, उसने फेज 1 2 3 4 बना लिए। सपोज उसके 2 फेज रजिस्टर्ड थे, बाकी 3 फेज रजिस्टर्ड ही नहीं। समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही। उधर पॉपुलेशन होनी शुरू हो गई, मकान बनने शुरू हो गए, लोगों को ड्रिव होनी शुरू हो गई। ठीक है जनाब, सोसाइटी वाला, उन्होंने, कॉर्पोरेशन ने कहा जी आप घर बना के बैठ गए हैं, आपके लीगल डॉक्यूमेंट किधर है? LD वाले ने पूछा किधर है लीगल डॉक्यूमेंट? उन्होंने कहा जी सोसाइटी से पूछें। सोसाइटी कहते जी हमने तो ये अप्रूव नहीं करवाया। ठीक है, सिर्फ उस बंदे के पास कागजात हैं सोसाइटी के, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। घर बना लिया, रह रहा है। अच्छा, ना वो कॉर्पोरेट TMA से अप्रूव्ड है, ना वो LD से अप्रूव्ड है। मैं बड़ी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। सही हो गया, इशारा तो ना समझे, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि हम तो प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में, हम जब नक्शा अप्रूव करवाने अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये वाला जो पार्ट है ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है, ये ना TMA के अंडर आता है, ना ये LD के अंडर आता है, ये तो किसी गांव की जमीन खरीदी गई है। तो जनाब आप यहाँ पे बनाए, लोग भी तो रह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब लोगों को पता चलता है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, हम जहाँ रह रहे हैं वो ज़मीन ही हमारी मलकियत नहीं है, तो जनाब अब क्या होता है? अब ये होता है, जब सोसाइटी एक्शन लेती है तो लोगों का स्टेक इन्वॉल्व हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो जनाब हम मसलन एक सोसाइटी में एक फेज में काफ़ी आबादी हो गई हुई है, कोई 1000 बंदा रह रहा है, उनमें कोई 200 फैमिलीज हैं। तो अब क्या हुआ, एहतजाज शुरू हो गया। अब गवर्नमेंट को उस सोसाइटी के मालिक के पास बैठना पड़ जाता है। ये भी एक ब्लैकमेल का तरीका कार है। अच्छा यार, इसको अप्रूव करवाओ, इसको रेगुलेट करवाओ अदालती तरीके से या जैसे भी, जिस तरह भी ये दे दो, वो दे दो, जुर्माना दे दो, ऐसे कर दो, रेगुलेट कराओ, ताकि हमारे सर से तो उतरे ना। हाँ। उस बंदे ने क्या किया, गैर कानूनी जमीन बेची, अप्रूवल नहीं ली, पैसा कमाया, उसी में से थोड़ा सा जुर्माने के तौर पे जमा करवाया, सोसाइटी वो फेज रेगुलेट हो गया। समझ आ गई? अच्छा, ऐसे एक और बात भी करते हैं सोसाइटी, वो कहते हैं कि यार कल को अगर यहाँ पे कोई अथॉरिटी आती है तो हम आपकी जान उससे छुड़वाएंगे। तो छुड़वाता कोई भी नहीं। समझ रहे? अच्छा, अब एक और बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा गलत फहमी है ना, वो है रजिस्ट्री। अच्छा। मेरे नाम की रजिस्ट्री, मुझे भी बड़ी इस चीज की गलत फहमी है, मैं भी चाहूंगा कि दूर हो। रजिस्ट्री कोई शय नहीं है। अच्छा, रजिस्ट्री जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट है। तो फिर क्या होना चाहिए? जो आप कब्जे के प्लॉटों पे भी रजिस्ट्रियां हुई होती हैं। नहीं तो फिर हक्के मिल्कियत कैसे आपके पास आएगा? भाईजान, हक्के मिल्कियत तब आएगा जब तक आप उस मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपका प्लॉट, आपका सारी चीजें रजिस्टर्ड नहीं होगी। कब्जे पे किए, एक बंदे ने स्टाम्प पे प्लॉट की लिया होता है और रजिस्ट्री करवा लेता है। रजिस्ट्री इज नॉट ए लीगल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री इज ओनली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है। आपको बात समझ आई है? उसका घर की मिल्कियत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर घर की मिल्कियत कोई बंदा, यानी जो अभी जो हम सोसाइटीज की बात घर की मिल्कियत तब भी होगी जब तक आप जिस अथॉरिटी के अंदर वो सोसाइटी आ रही है वहां से आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ऐसी सोसाइटीज जो LD अप्रूव्ड सोसाइटीज होती हैं, वो वहां पे अगर कोई बंदा घर बनाता है तो नक्शा पहले सोसाइटी के दफ्तर जाता है, फिर वो LDA जाता है, वहां जो सही सोसाइटीज हैं वहां से अप्रूव होके आता है तो घर बनाने की इजाजत मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। जो जेन्युइन लोग हैं, मैं उनकी बात कर, सही, यानी 2 जगह से अप्रूवल हो गई ना, सोसाइटी से भी और अथॉरिटी से भी। सोसाइटी कहेगी ये कागज पकड़ो, जाकर रजिस्ट्री करा लो, हमें क्या कह रहे हो आप? सही है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट वो नहीं है, वो रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट है। आपने एक फीस जमा कराई और वो आपको मिल गया कागज कि ये फलाने बंदे का। ठीक है, प्लॉट हाथों हाथ बिकते रहते हैं, कई साल बिकते रहते हैं, रजिस्ट्री नहीं हुई होती उसकी भी, लेकिन वो उन्हीं के कागजों पे चल रहे होते हैं।
देखें जो हमारा प्रॉपर लाहौर है ना, जैसे मॉडल टाउन लगा लें, जौहर टाउन लगा लें, आपने प्लॉट बेचना हो ना, मकान बेचना हो, तो आप जब तक अपनी हर चीज़ की क्लियरेंस एलडी से नहीं करवाते, अगला आपका प्लॉट नहीं खरीदता। कुछ 10 किस्म के डॉक्यूमेंट है। सही हो गया। अगर वो किसी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है घर या मकान, किसी अथॉरिटी के साथ, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में आ रहा हो, तो यानी ये सोसाइटी इज नॉट एंटिटी। यानी अब ये आपकी इस बात से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि जो मैं अपनी बात ही करूंगा कि मेरे जैसे यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनका वास्ता ही नहीं पड़ा घर वगैरह, कभी ज़िंदगी में घर लेने जाते हैं और रजिस्ट्री वाली भी बात अगर उनको की जाए तो तब भी उनके कान खड़े होने चाहिए। आप रजिस्ट्री को बाद में देखें, उसके हाँ सबसे पहले लीगल चेकलिस्ट क्या होगी सर? चेकलिस्ट लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक है। अब मैं वो जो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, साइट प्लान होना चाहिए आपके पास, ओके पोजेशन लेटर होना चाहिए, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, सही हो गया, उस बंदे के टैक्स सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है, मलबा फीस, मकान की प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा ठीक है, मैंने खुद खरीदा तो मुझे पता सारी बातों का, ओके, क्योंकि हमारे तो आंखों के चलते रहते हैं सारी ये चीजें। सारा कुछ होने के बाद फिर एंड में आप वो जो अगली बात सुने, हाँ, अगर जेन्युइन होना है तो उसका तरीका बता रहा हूँ। ये कागज आपने पहले देखे मालिक के, ठीक है, ठीक है जनाब, ओके, आपने कहा यस आपके कागज पूरे हैं, ये कागजात कम हैं, इनको भी लेकर आओ, वो भी ले आया। अब आपके पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया जो मैं बता रहा हूँ, जिनकी बात कर रहा हूँ। नक्शा होना चाहिए अप्रूव्ड, दोबारा बता देता हूँ, नक्शा अप्रूव्ड होना चाहिए, पोजेशन लेटर होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है, टैक्स सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है, फिर आप उसके साथ सौदा करें, ठीक है जी। आपने उसको बयाना किया, बयाना आपने दे दिया, ठीक है, बयाना देने के बाद अब वो बंदा आपके साथ गया लीगल डिपार्टमेंट में, जो कि उस अथॉरिटी का लीगल डिपार्टमेंट है। केस उसने एप्लीकेशन जमा करवा दी कि जनाब मैं इस बंदे को ये प्लॉट बेच रहा हूं। उसके बाद जब आपकी ट्रांसफर होनी है तो आप दोनों ने सामने बैठे होना है, और अथॉरिटी का एक ऑफिसर आपके साथ बैठ के भी तस्वीर खिंचवाएगा, उसके साथ बैठ के तस्वीर खिंचवाएगा, सही है। फिर वहां पे तो वो आपकी शिफ्टिंग होगी, सही है, ठीक है। अच्छा, सोसाइटीज में हमें कॉमन मैन को ये कहा जाता है तो रजिस्ट्री करा ला, हाँ, बहुत ज्यादा यानी शक शुबा दूर कर रहा है ना बंदा, उसको ये बात तो रजिस्ट्री करा ला। हाँ जी, रजिस्ट्री जिन इलाकों के लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास भी होती है, कब्जे के प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई होती है, समझे। असल में उस अथॉरिटी के लीगल डॉक्यूमेंट कौन से हैं? जिस सोसाइटी के हदूद में आपका घर है, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे वो एलडी है। मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ कि कॉरपोरेशन और एलडीए में क्या है। जब कोई एरिया लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड, तो वो कॉरपोरेशन के अंडर होता है, ठीक है, और जब वो हाईली डेवलप हो जाता है तो फिर वो एलडी के अंडर चला जाता है। यानी हम लाहौर की पेरिफेरी की बात कर रहे हैं। पेरिफेरी नहीं, पूरा लाहौर भी, लाहौर तो है ही है, लेकिन अच्छा लाहौर के अंदर लाहौर में भी ऐसी एरियाज अभी भी मौजूद हैं जो एलडी के, जिसको कॉरपोरेशन डील कर रहा है। अच्छा, समझ आ गई? ओके, यानी कॉरपोरेशन एक लोकल लेवल का अदारा है और जो आपका एलडी है वो सिटी लेवल का अदारा है। ओके, समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब बाद में जो, चूंकि हमारी ये फील्ड है तो हमें तो इन बारीकियों का पता है। होता क्या है, अर्बनाइजेशन होती कैसे? आप पहले एक आबादी बनाते हैं, आप उसके अंदर तरक्की होनी शुरू हो जाती है, रोडें बननी शुरू हो जाती है, एक टाइम आता है पॉपुलेशन हो जाती है, लेकिन अदारे के अंडर हो रही होती है, भी बात होता है, कॉर्पोरेशन के अंडर हो रही होती है। जब पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत पॉपुलेशन हो गई है, अर्बन एक्टिविटीज शुरू हो गई है, तो वो एलडीएस को एक्वायर कर लेते हैं। यानी वो फिर कॉर्पोरेशन से निकल जाता है, कॉर्पोरेशन से निकल के अथॉरिटी के अंडर चला गया। नो अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अथॉरिटी के अंडर आ गए हैं तो अथॉरिटी के कागज, आप किसी जगह ज़मीन खरीदने जाएं या प्लॉट खरीदने जाएं, उन्हें कहें कि सबसे पहले मुझे अप्रूवल दिखाओ, कितने 100 कनाल की तुम्हारी अप्रूवल हुई, कितने 100 एकड़ की हुई है, और मेरा प्लॉट उधर फॉल करता भी है कि नहीं करता, कि किसी नाले में, किसी कब्रिस्तान में, किसी कूड़ागाह में या किसी पार्क में मेरा प्लॉट है। आपको विजिलेंट होना पड़ेगा अपनी चीज के लिए भाईजान। इसके लिए विजिलेंस कैंपेन चलानी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को फ्रॉड से बचाना पड़ेगा। जिस तरह ये टिकटॉक पे और यूट्यूब और फेसबुक पे जो हम आए दिन वीडियोस देख रहे होते हैं,
वो मतलब बड़ा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बता रहे होते हैं और कोई मतलब इस तरह वो पेश कर रहे होते हैं कि अगर आपने ना लिया तो आपने ज़िंदगी का बड़ा नुकसान कर लिया अपना, इस टाइप की वो यकीन दिलाते हैं कि फ्यूचर में ये आपको बहुत पे करेगा, लेकिन वो उतने भी पे नहीं करता जितने आपने जमा करवाए होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी शुरू हो गई है सर, दाना एक और भी डाला जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो इंसान सोचता हज़ारों से ही है, सैकड़ों से हज़ारों तक इसकी सोच होती है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लाख तक चला जाएगा, किस्तें हज़ारों में बनाई होती है, करोड़ों वाला गेम उसकी नहीं होती। तो अब वो इस तरह का दाना डालने लग गए सोशल मीडिया के ऊपर भी और अपने एड्स के ऊपर भी कि चंद हज़ार से, यानी आप बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर देखें मरला 5,000 रुपया, नहीं उसमें हिडन चार्जेस भी होते हैं ना, वो तो नहीं, वो दिखाते नहीं है, वो तो जब जाके पता चलेगा ना जब आपके साथ फ्रॉड होगा तब, तो उससे सर यहाँ तक होता है। अच्छा, एक और फ्रॉड बता देते हैं। हाँ। आपने 3 साल में डिलीवरी देनी है, 5-6 साल हो गए पता ही नहीं डिलीवरी का, बैलेटिंग तक नहीं हुई। चलिए ये तो किस्तों वाला काम हुआ, या इस तरह के सर किस्तों में हमारा किस्तें ही तो मरवाती हैं कॉमन मैन को, बेचारा कॉमन मैन तो किस्तों पे चलता है ना, जिसके पास पैसा वो किस्तें क्यों देगा। एक और चीज चल रही है मार्केट में जो मैं चाहूंगा कि आप उसको क्लियर करें कि बना बनाया मॉडल है, यूनिट है, लें और जो किराया आप दे रहे हैं 20-15 हज़ार जो भी कहीं दे रहे हैं, वो घर तो आपका नहीं होना सारी ज़िंदगी में रहे, तो वो आपने खाली करना है। लेकिन यहाँ आप 20,000 दें और आपको 2 साल में कब्जा मिल जाएगा उस घर का, और उसके बाद आपकी 5 या 10 साल जो किस्तें चलेंगी, और जब आप वो यानी कि घर की कीमत पूरी होगी तो फिर आप वो देना बंद कर दें और घर आपका नहीं, यानी 10 साल किराया दें और उसके बाद घर आपका, यानी इस टाइप की बात। वो भी फ्रॉड है। इसमें क्या चीज फ्रॉड है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारे बहुत से भले मानस लोग इसमें फ्रॉड का मतलब है कि आपने एक सपोज वो 1 करोड़ रुपए का घर था, उन्होंने कहा कि आप हमें 20 लाख रुपए दे दें और बैठ जाएं आके बैठ जाएं, हाँ। और हमें किराए की जगह किस्तें देती किसकी जगह पे, यानी कि वो किराया जो होगा वो किस काउंट हाँ, होगा। अब आपका ये किराया दे रहे हो टोटल टर्नओवर है 6 साल का, हाँ ठीक है। अच्छा, उसमें ये भी बताते हैं कि जी आपने हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इतनी सर्टेन अमाउंट भी देनी है, वो तो बलून पेमेंट कहा जाता है ना, वो तो सोसाइटियों में भी होती है। हाँ जी। होता क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। 20 लाख आपने दे दिया, आप घर में रहना शुरू हो गए, हाँ जी, लेकिन कागज आपके नाम पे ही नहीं है, कागज उस बंदे के नाम पे जिसके घर में आप रह रहे हैं। अच्छा, अगर वो 6 साल बाद आपसे पैसे लेके मुकर जाए कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, घर मेरा खाली करो, तो आपका घर नहीं है। मेरी बात समझ आई कि नहीं? बिल्कुल। यानी या तो वो 20% लेके कागज आपके नाम कर दे, वो तो करेगा ही नहीं, वो तो कहेगा जब तुम मेरी सारी पेमेंट क्लियर करोगे या 70% पेमेंट क्लियर करोगे फिर तुम्हारे नाम करूंगा। कागज उसके नाम पर है, आप हैं किराएदारी आप, यानी नहीं। एक और चीज भी बात होती है जो मैंने सुनी है, मैंने जो अपने खुद कानों से सुनी और आंखों से जो होते हुए देखी चीज, वो ये है कि वो फिर कहते हैं कि जब तक ये आपकी पेमेंट क्लियर नहीं होती ना पूरी, तो ये आप रहन रजिस्ट्री, यानी कि इसको कहते हैं, वही रजिस्ट्री वाली बात आ जाती है। अगले का वो दिमाग को ना, उसका वो जो ट्रिगर हो रही होती है ना चीज कुछ शक शुबे वाली, उसको वो दबाने के लिए कि भाई ये बंदा शक में ना पड़े और सुकून से काम हमारा चले, इस पे थोड़ी रोशनी। रजिस्ट्री का लफ्जी ताल्लुक है विरासत के साथ। हाँ ठीक है। रजिस्ट्री जब आपने विरासत तकसीम करनी हो ना, उसका डॉक्यूमेंट, गिरवी और रहन वाली भी तो रजिस्ट्रियां होती है ना, उसका क्या भाईजान? कुछ भी नहीं, स्टाम्प पेपर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, वो रजिस्ट्री। अच्छा, समझे बात को? देखें, गिरवी आप जब भी लेते हैं तो वहां पे आप कोई कागज जमा करवाते हैं घर के, यही कहते हैं ना कि ये कागज जमा करवाएं, एज ए गारंटी जमा करवाएं। अच्छा, अगर मैंने घर की रजिस्ट्री नहीं कराई हुई, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं घर के, सपोज एक डेवलप्ड एरिया के अंदर है, तो मैं जब तक वो ना भी दूं, मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए ना, मकान के नक्शा होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, या तो मैं आपके घर में रहूं और वो सारे कागज आपसे लेके अपने पास रख लूं, वो तो आपको मिलेगा नहीं। फिर कल को आप उसको कह सकते हैं ना कि तुमने कागज दिए थे मुझे, तो वो तो कागज उसी के पास है सारे, चाहे वो रजिस्ट्री की शक्ल में चाहे किसी की शक्ल, ना वो जो मर्जी दे दे आपको। मतलब ये कोई वैल्यू नहीं रखती चीजें, मतलब आप भाईजान बात है कि आप सिक्योर नहीं है, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सिक्योर कैसे, उसका मतलब मुख्तसर प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में सिर्फ बड़े मगरमच्छ सिक्योर होते हैं, वो कानून की बारीकियों के साथ प्ले कर लेते हैं, ठीक है।
कॉमन मैन चाहे वो अपने घर में भी रह रहा ना, हमेशा स्टेक पे ही। लेकिन सर कई बड़ी बड़ी सोसाइटीज जिनके मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, आप भी समझते हैं, उनके भी बड़े केसेस अदालतों में और कचहरियों में पहुंचे होते हैं, कब्जे के या फ्रॉड के, इस तरह के। वो किस तरह के, वो हालांकि वो पूरी पूरी सोसाइटीज या पूरे पूरे वो जो टाउन हैं वो प्रॉपर जो है वो लीगल होते हैं, रेगुलर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ इस तरह की कहानियां निकलती हैं, होती हैं, थोड़ी हो या ज़्यादा हो लेकिन होती हैं। लेकिन उनके पीछे क्या आप समझते हैं वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि जब आप इतना बड़ा एक इलाका बसाने जा रहे हैं, ठीक है, अब आप या मैं एक सोसाइटी शुरू कर लेते हैं, हमारे पास 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया है, हमने एक जगह खरीदी, हमने सोसाइटी शुरू कर ली। अब बहुत सारी जगहों पर मुझे महकमे के लोग बताएंगे कि यहाँ तुम ये कर सकते हो, वहां तो सरकारी नाले गुजरे होते हैं, उसको बीच में कवर कर जाते हैं, बिल्कुल ठीक होगी बात। हाँ। और ये बातें हमें कौन बताते हैं? महकमे के अंदर के लोग बताते हैं। यानी जितना बड़ा आपका वजूद होगा उस पर हमलावर भी उतने ही होंगे। चींटी के वजूद पे कम हमलावर है, हाथी के वजूद पे ज्यादा है। सही। अच्छा, जब आप इतना बड़ा सेटअप लगाने जा रहे हैं जिसमें इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, जमीन वाले अलहदा हैं, पटवारी अलहदा है, महकमा अलहदा है, लोग अलहदा है, पुलिस अलहदा है, गवर्नमेंट अलहदा, तो आप कोई ना कोई गलती तो करेंगे ही ना, कहीं ना कहीं फंसेंगे। अच्छा, अब ये आपकी विल पावर है, आपकी वाकफियत है, या आपका बड़ा, यानी आप कितने पावरफुल हैं कि आप उस सुराख में से निकल जाएं। अच्छा, वो आप ऐसे लोगों को चैलेंज करें, कहते जाओ अदालत चले जाओ। अच्छा, अगली बात समझ लें, एक और बात बता देता हूँ। एक और सोसाइटी में किसी दोस्त का प्लॉट था, तो वो डिलीवरी नहीं दे रहे थे, कागजों में बेचा हुआ था, दे नहीं रहे थे, कुछ उधर ले लें, फलानी जगह ले लें, रोज एहतजाज होता था। एक बंदे ने एडवाइस किया, यार तुम अदालत क्यों नहीं जाते, तुम नैब क्यों नहीं जाते? कहते इत्थे तो कुछ मिलने की उम्मीद है, उधर तो बिल्कुल ही मुक जानी है। उधर गए तो ये फिर बिल्कुल नहीं, मुक किस तरह जानी है? जब हम इनसे क्लेम करेंगे, कहेंगे जाओ अदालत जाओ नैब के पास जाओ। यानी लोग फिर डरते हैं, कानूनी इदारों के पास जाने के से भी डरते हैं कि कल को कोई जब लीगल बात होगी तो लीगल इशू तो 20-20 साल चल रहे हैं, तो तब तक तो इनके पास बहाना आ जाना कि जनाब द मैटर इज लीगल। यानी आपका मामला, अगर एक कंपनी ने फ्रॉड करना हो ना आपके साथ या सोसाइटी ने, वो क्या कहते हैं? कहते हैं आपका केस लीगल डिपार्टमेंट में है। हाँ जी, ठीक है, आप वेट करें, आप हमारे वकीलों से मिले, हाँ जी, ताकि वो आपको मजीद घुमाए। यानी वो जब आप कागज लेके जाएंगे, वकील ने कहना यार ये भी काम है, ये भी काम है, तुम तो मालिक ही नहीं प्लॉट के। चलें सर, अब ये है कि हम काफ़ी, यानी आज हमारी इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, अख्ताम की तरफ चलते हैं, कंक्लूड करते हैं। मुख्तसरन आप सिर्फ जो है ना हमारे सामीन के लिए, हमारे नाजरीन के लिए जो है ना वो रेसिपी बताएं कि जिससे एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का जो, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना जो मेहनत से कमाया हलाल का पैसा है उसको इस तरह की किसी सरमायाकारी में वो यानी इन्वेस्ट करके, तो वो बिला वजह अपना नुकसान ना करवाएं या अपनी जान से ना हाथ धोएं इस तरह के थ्रेट लेके। क्या वो काम करें जिसकी वजह से वो बच जाएं और अपने बच्चों के लिए कुछ बना के छोड़ दें? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना, बड़ी अनसर्टन है। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ किसी को नहीं पता कल क्या होना है। बिल्कुल। तो एक बंदा आपके साथ 4 साल बाद के वादे कर रहा है, 5 साल बाद के वादे कर रहा है, आपको अपना नहीं पता आपके साथ क्या होना है। बिल्कुल ऐसे ही है, अनसर्टन इकॉनमी है ना। ऐसे गवर्नमेंट गई और अगले दिन पॉलिसीज चेंज, सब कुछ चेंज, हाँ जी, पैनिक फैल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, सरमायादार दौड़ जाता है। एक पिछली गवर्नमेंट ने कुछ लीगल किया होता है, अगली गवर्नमेंट आके सर लीगल छोड़ दें, जब आपका एक इस तरह का सियासी क्राइसिस आता है ना, तो इन्वेस्टर दौड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पिछले 5 साल से रियल एस्टेट मार्केट बैठी हुई है, क्यों? इन्वेस्टर नहीं है। वो कहता पैसा लगा के मैंने मरना है। जो बंदे ने प्लॉट 20 लाख का खरीदा था, मार्केट में डीलर कहते 5 लाख दे, साढ़े नाम कर दे। अब बात समझ, पाकिस्तान में बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अगर आप की जमीन में इन्वेस्ट करेंगे तो कल को उन्होंने लिखा होता अपने कागजों में कि अगर कोई वॉर हो गई, अगर कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसिस आ गए तो हम जिम्मेदार नहीं है। अब बात समझ रहे हैं? अपने रिस्क पे हमारे साथ इन्वेस्ट करो, अपनी जिम्मेदारी पे पार करें, ठीक है जी। चोरी हो गई, आग लग गई, दंगे हो गए तो इसी जिम्मेदार हो, नहीं। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है,
ठीक है, ओवरसीज ने खरीदनी है, ठीक है, यार तुम छोटे इलाके में चले जाओ, ठीक है, यानी छोटे शहर में किसी में चले जाओ, बजाय किसी सोसाइटी में जाने के या किसी के जो 5 साल बड़े वादों पे यकीन करने के, आप मौके पे बनी हुई चीज जिसके लीगल एविडेंस मौजूद हो उसको खरीद लो, उसको खरीद लो, ठीक हो गई, इन्वेस्ट कर लो यानी। हाँ, किस्तों में अब देखे ना, एक बंदा है उस बेचारे की तनख्वाह लाख रुपया, 10,000 रुपये महीना किस्त दे रहा है, ठीक है, अच्छा मैं उसको एक बंदा कहता तेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, वो कहता नहीं हो रहा, वो कहता ओ यार मैं 10,000 ही दे रहा महीने का, मैनू की फर्क पै रहा, तो मैं उसको कहता हूँ यार 10,000 मैनू देना, नहीं मैं तुम्हें क्यों दूँ, किसी को तो दे ही रहा है ना, वो यार जाएगा तो 10,000 ही जाएगा, मैं कहा फिर 10,000 हमें दे दो भाई, अगर आपने उधर ही। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, देखें जब तक ये मुलम्माकारी चलेगी, मार्केटिंग स्टंट चलेंगे, मीडिया इन्वॉल्व होगा, मीडिया वाला, हाँ मीडिया, सोशल मीडिया इन्वॉल्व होगा, जब तक ये चमकती चीजों को देख के लोग मुतासर होंगे। हाँ, हर चमकती चीज सोना नहीं है। अच्छा मैं दोबारा बात बताने लगा, हमारे यहाँ बड़ा इन्वेस्टर नहीं फंसता, बड़ा डीलर नहीं फंसता, बड़ा डेवलपर नहीं फंसता, मेरे जैसे छोटे लोग ही फंसते हैं। कानून क्या कहते हैं, कानून मकड़ी का जाला है, मक्खी फंस जाएगी, बड़ा फाड़ के निकल जाएगा। अच्छा, इस्तेहसाल किसका हो रहा है, अवाम का, ठीक है। अच्छा अगली बात समझ लें, किसी भी सोसाइटी में 20-30% प्लॉट सिर्फ होते हैं जो एक तड़ल्ले वाले के होते हैं, बाकी सब गरीब बंदों के होते हैं, जिन्होंने आस लगाई होती है कि कल को हमारे ये किसी काम आएगा, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे बंदों को कहता हूं कि यार बजाय आप डाउन पेमेंट पे करें, 10,000 रुपये महीना किस्त भरें, कोई कमेटी डाल लें, कमेटी निकले तो कोई 1 मरले का 2 मरले का ही प्लॉट खरीद लें, बड़े घर को में रहने के ख्वाब ना देखें। ओवरसीज भी है तो पैसे इकट्ठे करें, और बेशक लीगल डॉक्यूमेंट वाला प्लॉट, अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात लीगल हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, मात नहीं दे सकता। अच्छा लीगल कहाँ पे होंगे ये भी बता दूं, जो सोसाइटियां पुरानी बनी हुई हैं, जैसे कितनी की पुरानी, ये भी कितनी पुरानी, यानी कि आप ये कोई ऐसा जहां अर्बनाइजेशन प्रॉपर हो गई हुई है, एक्टिविटी शुरू हो गई हुई है, उजाड़ में जाके ना खरीदे, वहां पे पता नहीं कब आबादी होगी, ठीक है। अच्छा जिन लोगों ने 5 साल बाद 3 साल बाद पोजेशन का दावा किया, पोजेशन दे भी दें, उधर कब्रिस्तान भी ना बना हो तो आप क्या करोगे, समझ रहे, उधर मस्जिद भी ना हो, तो ये जो एलडीए की अपनी सोसाइटीज है उसके लिए क्या मशवरा है आपका? कौन सी एलडीए? एलडीए एवेन्यू हो गया। अच्छा मुझे बात बताएं, एलडीए एवेन्यू 1 कितने अरसे से उजाड़ पड़ा हुआ, और एलडीए सिटी बन रहा है ये काना में। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, देखें जो सरकारी ओन्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें जैसे सरकारी पेस पे चीजें चलती हैं वैसे ही चलती चलेंगी, यानी एक अब लाहौर में दो मिसालें बताता हूँ, जुबली टाउन और एलडीए एवेन्यू 1, ठीक है जी, ये कितनी पुरानी स्कीम है, 15-20 साल पुरानी स्कीम है, अभी भी पॉपुलेटेड नहीं है, समझ गए, और मेरे कई वाकफों के साथ इधर फ्रॉड हुए। अच्छा यानी गवर्नमेंट ऑन, यानी डीलर बैठा होता है ना, डीलर तो है, डीलर जो फ्रॉड कर दे तो आप क्या कर लेंगे उसको, वो एक प्लॉट 10 बंदों को बेच दे, सही हो गया। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले किसी प्रॉपर्टी की लीगल वैल्यू किसी वकील के थ्रू कंफर्म करें, ठीक है, कि यस दिस इज लीगल, देन आप उसका कोई, जिधर आपने 5 मरले का लेना ना 3 मरले का ले लें, लेकिन लीगलिटी हो उसकी, सही हो गया। किस्तों वाला सिलसिला अक्सर फ्रॉड है, ओके। अच्छा अगर आप किस्तों वाले मामले में फंसना ही चाहते हैं तो फिर नंबर वाला प्लॉट लें कि ये प्लॉट मेरा तुम्हारे नक्शे पे कहाँ वाक़ है, दिखाओ। यानी नंबर भी मेंशन हो और वो प्लॉट आपने, लेकिन उसमें भी फ्रॉड हो सकता है, एक ही नंबर उसने 10 बंदों को बेचा हो, क्या कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक फाइल खरीदने से किसी हद तक सेफ है, समझ गए बात, सही हो गया, यानी उससे समझ लें एक दर्जा सेफ है ऊपर, लेकिन है वो भी फ्रॉड का चांस वहां 100%। तरीकाकार ये है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, जेब में 50 लाख रुपया है, 60 लाख रुपया है, तो 40 लाख के झांसे में ना आए, 60 लाख वाला छोटा ले लें, उसकी वैल्यू जल्दी बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, यानी आपको गारंटी रहेगी कि आप, गारंटी आपके पास उसकी लीगलिटी होगी, सही है, ठीक है। तो कॉमन मैन का मुल्क में इस्तेहसाल जो हो रहा है वो किस्तों के थ्रू हो रहा है,
सोसाइटीज के थ्रू, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। और इदारे और यहाँ गवर्नमेंट आपकी किसी ना किसी जगह उनको देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अभी मैंने सिस्टम की बात की थी, दूसरी बात कर लेते हैं। हमारे जो इदारे हैं उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज ही नहीं है इन बड़े मगरमच्छों को एक्शन लेने के लिए। एक्शन ले भी लेना, उनको जाल के अंदर रखना ही मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम है। समझ गए बात? बहुत सारे अंडर द टेबल चीजें चल जाती हैं वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा वो क्या होता है कि वो उन्हीं की नाक के नीचे फैल रहा था असद की तरह, लेकिन वो कोई वो कहते हैं नॉन ऑफ और हमारा बिजनेस ही नहीं। ठीक है, हमारे जो पैसे वाला ताकत वाला जो इधर बंदा है ना, जिसके पास पैसा है और पावर है, सपोर्ट है, वो कानून के साथ बड़ी आसानी से प्ले कर लेता है, लूप होल तलाश कर लेता है, उसके ज़रिए बेनिफिट लेता है। और दोबारा मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान में कोई बंदा 100% भी लीगल हो तो उसको महकमे वाले उसको निचोड़े बगैर नहीं छोड़ते। शायद ही कोई अगर अल्लाह की हो तो वो बच जाए। आप किसी भी इदारे में चले जाएं इस तरह की अथॉरिटी वाले में, उन्हें कहना कि यार मेरी फलाने प्लॉट की फाइल ज़रा दिखा दो, मैं लीगलिटी देखना चाहता। वो कहेगा जी फाइल तो गुम गई हुई है। अब सबसे बड़ी बात, गुम गई हुई है, एक बंदे का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो बंदे को उधर ही तरह निकल जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप क्या करेंगे? पैसे पुसे लगाएंगे, फिर आप कहेंगे बाहर आ यार चाय पीने चल गए, पैसे देंगे तो फाइल आधे घंटे में ढूंढ लाएगा। हाँ, आप अंदाजा करें यहाँ तक की बातें। तो इसलिए बात हुई है कि सर्वाइव, हमारे मुल्क में जंगल का कानून है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। आप अपने ओन पे अपना दामन बचाएं। मैं पहले भी कहता हूँ, आग लगी हो तो अपना दामन समेट कर रखो। ठीक है, सही। और थोड़े पे रह लो, जब तक लालची जिंदा फ्रॉडी भी जिंदा। बिल्कुल ठीक है, आप लालच ना करें। अच्छा, थोड़े में रह लें, थोड़े वसाइल में रह लें, छोटे घर में रह लें, अपने में रहें। ठीक है, जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड हो। आपने एक घर में रह रहे हैं, किस्तें भी दे रहे हैं और धड़का लगा हुआ है, धड़का लगा हुआ है, पता नहीं मेरा है भी कि नहीं है, लीगल स्टेटस ऐसा है। तो हमें लग्जरी के नाम पे हमें जनाब फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न ये सारे मलम्माकारी है वर्ड्स की, जो लोगों को फंसाने के लिए। और फिर आप जैसे लाहौर एक बड़ा शहर है, न्यू लाहौर बना लें, न्यू इस्लामाबाद बना लें, न्यू पिंडी बना लें, न्यू पेशावर बना लें, न्यू लगाएं और जो मर्जी कर लें। सही हो गया। तो लालच से बचें। प्रॉपर्टी में बचने का एक ही तरीका है, चाहे ओवरसीज है, लालची नहीं होना, सब्र से चलना है। लालच करेंगे तो मरेंगे। वो जो बंदा बैठा जाल लगा के, वो लालची के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो लालच ना करें, अपनी बसात में अपनी टांगों के अंदर रहें। अगर कोई आपको ये कहे कि जनाब लाओ पैसा मुझे दे दो, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ तुम्हारे साथ, कभी इतबार ना करें। मैं तुम्हें प्लॉट लेके देता हूँ, मैं इतने में बेच दूंगा, तुम्हें इतना मुनाफा दूंगा। ठीक है जनाब, ये भी आपने काम नहीं करना। साथ में ये भी बताएगा फलानी सोसाइटी में ये फाइल मौजूद है, मैं अंदर से खबर लेकर आया हूँ कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है, ये लीक करवा के लाया हूँ और मुझे पता कल ये बढ़ जाएगी। वो भी बात नहीं सुननी उसकी, वो किसने सुननी है? तो इसलिए ये हर जगह पे मौजूद है, यानी एजेंट्स मौजूद हैं जो इंसानी नफ्सियात के साथ प्ले करना जानते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट से भी आगे होते हैं। तो उन्होंने आपको ऐसी बात बतानी है कि आपने अगले दिन कहना है तो नेक बंदा ही कोई नहीं गा। सही हो गया। तो कंक्लूजन इज दिस, लीगलिटी की तरफ जाएं, लालच ना करें, सादा थोड़ी जगह पर रह लें, बड़ी चीज़ों के ख्वाब ना देखें। इन हमारे मज़हब ने बताया कि 3 चीज़ें सही हैं तो तुम सही रहोगे, मकान, सवारी और औरत। लास्ट हमारे एपिसोड में भी ये बात हमने की थी। ठीक है, हाँ जी। मकान छोटा हो, अपना हो, सवारी अपनी हो, किस्तों की ना हो, ये सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपकी सही हैं और अगर आप उसी में टेंशन, उसमें खैर है आपके लिए, बस उसमें खैर है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को स्पेशल मशवरा है, किसी बंदे को इधर पैसा ना पकड़ाएं। अगर कोई ना तुम बाहर बैठे हो तो ऑनलाइन भेज दो मेरे अकाउंट के, वो भी ना करें, वो आपको ज़्यादा कागज भेज देगा। अच्छा, और सबसे तरन वाला इन्हीं के फ्रॉडियों का ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि उनकी जेब में 4 पाकिस्तानी तो पिसा हुआ है, इसकी जेब में तो बेचारे रुपया भी नहीं है।
यानी इसको तो सर्वाइवल के लाले पड़े थे, मकान कहाँ से खरीदना है, तो प्लॉट कहाँ से खरीदना है? इसका तो वो बेचारे का भी वो कह ले कि सांस लेना, सांस ले रहा है, ये भी बड़ी बात है। हाँ, और ये भी हमारे आकाओं की मेहरबानी कि उन्होंने हमें सांस पे रखा, क्योंकि हमने हमारे नाम पे कल को मांगना है ना उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ तो दिखाना है ना। वो जो एक बंदा जा रहा होता है ना रेडी पे, बच्चा डाला होता, खुद वो ठीक होता है, बच्चे के नाम का हम वही हैं बेसिकली। चलें, बहुत ज़बरदस्त। यकीनन ये जो बातें आज हमारी हुई हैं इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में, टेक्निकली भी बहुत सी बातें सामने आई हैं हमारे सामने, जो अखलाकी तौर पर बातें हैं वो भी सामने आई हैं, जो लूप होल्स हैं सिस्टम के भी और हमारे माशरती भी, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। यकीनन लुकमान साहब ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी अच्छे से आप लोगों को ये बात समझाने के लिए कि आप लालच का शिकार मत हों। जब आपको कोई चीज़ आपके दिल को खटका हो रहा है ना, कोई बात सुन के आप मुबहम बातें सुन रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा, गैर यकीनी बातें हो, या आपके माइंड में ये हो यार मुझे मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा या होना चाहिए, या आपका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपको जब वो चोट कर रहा हो इस बात पे कि ये कुछ गड़बड़ है, कोई परेशानी है, तो आपको रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो भी आप, चाहे वो प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं जिसकी कोई लीगल आपके पास कोई अगर कोई प्रूफ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ अक्वायर नहीं करनी चाहिए। आपको उससे, उस तरह के सौदे से, उस तरह की डील से अपने आप को फ़ौरन अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बिगिनर्स के लिए मैं नहीं समझता कि ये मुल्क है। और बिगिनर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारी मिडिल क्लास जो है वो फॉल करती है। गरीबों के पास इतना, बेचारों के पास ना तो सरमाया होता है, ना ही इतना सोचने के लिए टाइम होता है, तो फंसते हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, जो रुपया जोड़ते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, और 8-10 साल के बाद वो पैसा किसी फ्रॉडिये के हाथ में दे के अपनी ज़िंदगी जो है उसको तबाह कर लेते हैं। तो इससे बचने का जो बेसिक जो रेसिपी है, जो हल है, वो लुकमान साहब ने बताया। यकीनन आप लोग इस पे अमल करके अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे अब तक के जो सिलसिलावार एपिसोड हैं पॉडकास्ट के, वो पसंद आ रहे होंगे। यकीनन ये एपिसोड भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपसे आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, इसे आप फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।